हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी थे यूपी पुलिस की वैकेंसी का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे और उसका नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट में कल की डेट में डाल दिया गया है। एक एक करके सारी चीज़ों में बात करेंगे हम लोग कि एज में छूट मिलेगी या फिर नहीं, और हमारे आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। और आप सभी को पता है कि ये उत्तर प्रदेश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि इतनी वैकेंसी इससे पहले कभी नहीं आई हैं। तो यूपी पुलिस की तरफ से जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में एक एक करके हम लोग एनालिसिस करेंगे और आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वीडियो को लगातार देखिएगा और सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन में कई चीज़ें इस प्रकार की दी गई हैं या ऐसे बताई गई हैं जिनको आप जल्दी समझ नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, जैसे बहुत से बच्चे उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ एग्जाम पे ध्यान देने लगते हैं, रनिंग पे ध्यान देने लगते हैं और बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उसमें दिक्कत आती है। तो आपको बस ये वीडियो बहुत ध्यान से समझना है, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। ये नोटिफिकेशन का सबसे पहला फ्रंट पेज है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 60,240 वैकेंसी यूपी पुलिस में आई हुई है। ये जो पूरी की पूरी भर्ती है दोस्तों, ये पूरी कांस्टेबल की है। इसके पहले जो भर्ती आई थी आपने देखा होगा, उसमें कुछ पीएससी के पद भी शामिल हुआ करते थे, लेकिन इस बार ये पूरी की पूरी जो वैकेंसी है कांस्टेबल पद के लिए है। आगे बात करें आपसे कि आपके फॉर्म कब से कब तक चलेंगे, तो देखिए 27 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 16 जनवरी 2024 है दोस्तों। मात्र 21 दिन ये फॉर्म भरे जाएंगे। आपको पता है कि जब कम दिनों के लिए आवेदन खुलते हैं तो बड़ी बड़ी साइट भी हैंग कर जाती हैं। तो ऐसे में यूपी पुलिस की जो ये वेबसाइट है, अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले अपडेट की गई थी, नई वेबसाइट बनी है, तो ये डेफिनेटली 100% लास्ट के समय हैंग करेगी। ऐसे में आप कोशिश ये करिएगा कि बहुत जल्द फॉर्म को, शुरू में ही ये मान के चलिए 3 से 4 जनवरी के पहले पहले अपने फॉर्म को भरने का प्रयास करिएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो बताए गए हैं वो आपके किस तारीख से किस तारीख के बीच में होने चाहिए, उनको भी मैं अभी बताऊंगा, और उनको कंप्लीट कराने के बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। आगे मैं आपसे बात करूं एज की, जो बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन चल रहा था कि क्या इस बार यूपी पुलिस की काफ़ी दिनों से वैकेंसी नहीं आई है, तो क्या आगे आने वाली भर्ती में बच्चों को कोई एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी आयु सीमा में कोई स्पेशल छूट दी जाएगी या फिर पहले से चलते आ रहे नियमों पर ही भर्ती होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, मतलब जो पहले नियम थे उसी के आधार पर भर्ती कराई जा रही है। अगर बात करें हम लोग पुरुष अभ्यर्थी की, यानी कि जो मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 22 साल निर्धारित करी गई है, और जो महिला अभ्यर्थी हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 25 साल ये एज निर्धारित करी गई है। अब अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि आप 2023 में जो भी जुलाई निकल गई उस तारीख को आप 22 साल के हो जाने चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो, और अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। तो आप ये श्योर कर लें कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों वो 2001 और ये 2005 जो ये डेट दी गई हैं इनके बीच में ही होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। अभी मैं बात करूंगा एज रिलैक्सेशन के भी, जो नियमों के अनुसार होता है वो तो आपको मिलेगा ही, और फीमेल कैंडिडेट भी अपना वीडियो रोक करके यहाँ पर देख सकती हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ किसके किसके बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एज रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, तो वो यहाँ पे लागू होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की उम्र में छूट दी जाती है और ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष की दी जाती है। ठीक, यहाँ पे शायद में 5 ही है, या उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन जैसे एससी एसटी की बात करूं तो 5 वर्ष के लिए यहाँ पे उनको छूट मिलेगी। तो अगर मैं 2001 में 5 को माइनस करूं तो ये मान के चलिए जो कैंडिडेट 1996 यानी कि 2 जुलाई 1996 के बाद के होंगे वो भी इस फॉर्म को भर पा रहे होंगे। इसी प्रकार से ओबीसी कैंडिडेट भी अपना आकलन कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं अब फिजिकल की, जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है
यानी कि रनिंग वगैरह जो हो गई आपकी, और हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट इन्होंने मांगी है वही पुरानी वाली 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप SC ST से हैं तो आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करते हैं चेस्ट की, तो इसको आप देख सकते हैं कि 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और ये मैंडेटरी है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपका जो सीना है वो फूलना चाहिए। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट आपको पता है कम मांगता है, यहाँ पे 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, और जो SC ST कैटेगरी से हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट। ये फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो इनका वेट है वो 40 kg, एक मिनट, जो इनका वेट है दोस्तों वो 40 kg से कम नहीं होना चाहिए। आगे बात करें तो इनमें चेस्ट इनका नहीं नापा जाता है। आगे है रनिंग की, तो रनिंग का वही पुराना प्रोसेस, आपको 25 मिनट मिलेंगे दोस्तों, 25 मिनट मेल कैंडिडेट को मिलेंगे और उनको 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। इसके बाद 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रनिंग फीमेल कैंडिडेट को करनी होगी। ये है मेल कैंडिडेट के लिए और ये है फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये मैंने नोटिफिकेशन की कटिंग यहाँ पे आपके लिए लगा रखी है, आप चाहें तो वीडियो रोक करके ये पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या डिटेल में दिया गया है। ये हो गई दोस्तों रनिंग की बात। अब मैं आपसे बात करता हूँ सर्टिफिकेट की, जो डेट इन्होंने बताई हुई है इस बार बहुत ही मतलब क्लोज इन्होंने मांगा हुआ है आपको, मतलब लगभग ये मान के चलिए 80% छात्रों को इस बार सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, इसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं EWS कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के हैं और अगर उन्होंने EWS वाला सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है अपना, तो देखिए उन्होंने साफ इसमें बोला हुआ है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24, यानी कि जो आपका 23-24 वाला सत्र है, फाइनेंशियल ईयर जो है उसी का होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 23 के बाद का आपका EWS होना चाहिए दोस्तों, और 16 जनवरी 2023 के पहले का होना चाहिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की यही है। आप सभी को पता है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो जो लास्ट डेट दी जाती है उसके पहले आपको अपनी सारी एलिजिबिलिटी इंश्योर कर लेनी होती है। इसका मतलब है कि अगर आपने EWS सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो वो 16 जनवरी के पहले का होना चाहिए। 16 जनवरी 2024 होगा, यहाँ पर एक मिनट इसको 24 कर लीजिए, 16 जनवरी 2024 के पहले का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। इसके पहले का EWS सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। इसी प्रकार से OBC कैंडिडेट के लिए उन्होंने कहा है दोस्तों कि सेम जो आपका EWS के लिए बोला है उन्होंने, सेम यही आपका OBC कैंडिडेट के लिए भी रहने वाला है। अगर आप OBC का आरक्षण लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो 16 जनवरी 2024 के पहले का होना चाहिए। मतलब इसके बाद का नहीं वैलिड होगा कि अगर आप सोचें हम फॉर्म भर देते हैं इसके बाद फिर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसके पहले का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। बात करते हैं फॉर्म भरने को लेकर के, थोड़ा सा इन्होंने एक पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है कि डिजी लॉकर की यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक, यानी कि जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आरक्षण संबंधी, अगर आपको कोई आरक्षण चाहिए, अगर एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं, अन्य कोई भी प्रमाण पत्र जो आप लगा रहे हैं जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हैं, यानी कि अगर वो आपके डिजी लॉकर पे उपलब्ध हैं तो उन्हें आप डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं हो उसकी स्कैन प्रति अपलोड करें। यहाँ पे देखिए साफ बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि OBC का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपलोड कर पाएंगे। अब बात करते हैं डिजी लॉकर की। तो अगर आप डिजी लॉकर को चलाना नहीं जानते हैं या डिजी लॉकर क्या चीज़ है इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया ऐप है, जहां पर आप किसी भी डिपार्टमेंट का, जो डिपार्टमेंट डिजी लॉकर पे अपने सर्टिफिकेट इशू करता है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एक
वेरीफाइड होता है, मतलब ये होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं वो सही है, वो तभी डिजी लॉकर पर आएगा जब वो जेन्युइन होगा, गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया होगा। ठीक है, तो ये आधार कार्ड के थ्रू इस पर रजिस्ट्रेशन होता है। मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जहां पर आप देख पाएंगे कि डिजी लॉकर को कैसे यूज करना है और कैसे आप उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फेच कर पाएंगे। मतलब डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाने के बाद तुरंत नहीं आते हैं, आपको उनको एक तरीके से इंटरनेट से डाउनलोड करना होता है या अपनी डिटेल फिल करके उनको फेच करना होता है, सर्च करना होता है, तब वो आपके डिजी लॉकर पे सेव होते हैं। फिर इसके बाद जहां पर भी आप अपना डिजी लॉकर का अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो वहां पर वो डॉक्यूमेंट अपने आप ले लेता है। इसी प्रकार की कुछ प्रक्रिया इस यूपी पुलिस के फॉर्म में भी होनी है। फोटोग्राफ की बात करें तो देखिए, अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार जो न्यूनतम 20 KB और अधिकतम 50 KB के बीच का होना चाहिए, और इसी प्रकार से साइन जो है वो 5 KB से 20 KB के बीच का होना चाहिए। तो ये फोटो वाली बात तो ये नॉर्मल सी है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि फॉर्म भरने के लिए क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट करनी है, इसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। जैसे कि नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर फॉर्म को भरते हैं और फिर अपनी सारी गलतियों को चेक कर लेते हैं कि कुछ गलत तो नहीं है, देन पेमेंट करते हैं और पेमेंट के बाद फिर कोई करेक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम उल्टा है, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी जो 400 रुपये की है, और इसके बाद आपको फिर अप्लाई करना होगा, यानी कि फिर आपको जो आपकी अदर डिटेल्स हैं वो फिल करनी होंगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और फिर फाइनल सबमिट करना होगा। अब बारी आती है दोस्तों एग्जाम की कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक, तो ये डिटेल में दिया गया है, लेकिन मैं आपको सीधा ले चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर देखिए, ये है एग्जाम पैटर्न। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ के लगभग 20 क्वेश्चन, वैसे अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो ये लोग बोलते हैं कि 38 के आसपास पूछते हैं, लेकिन ये जो 38 नहीं आते हैं, कई मतलब अभी तक जो भी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, एग्जाम हुआ है, उसमें 20 के आसपास ही मैथ के क्वेश्चन देखे गए हैं। बाकी जो 18 होते हैं वो रीजनिंग में ऐड हो जाते हैं। यह आप जानते ही हैं कि जो मैथ और रीजनिंग होती है लगभग सिमिलर होती है, तो वो रीजनिंग की तरह ही मैथ में पूछ देते हैं, तो उसको आप रीजनिंग सेक्शन में जोड़ सकते हैं। मैथ के लगभग 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 55 होंगे और जीके के 38 और हिंदी के 37। इनमें 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एकदम फिक्स क्राइटेरिया नहीं किया हुआ है कि अगर उनको 150 क्वेश्चन पूछने हैं तो चारों को बराबर बराबर चारों भागों में बांट दें, ऐसा नहीं है, आगे पीछे चल जाता है। और बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा दोस्तों, और ये टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के, जहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। बात करें नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा तो यह डिपेंड करेगा कि जो एग्जाम है वो कितने शिफ्ट में हो रहा है। अगर ये 1 से ज्यादा शिफ्ट में जाता है तो नॉर्मलाइजेशन फिर होगा। और जो आपकी एक डेट वायरल हो रही है कि 11 फरवरी को आपका एग्जाम हो सकता है, तो इसके बारे में क्या ये डेट सही है या नहीं, इसके अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी देखिए ऑफिशियल कोई पुष्टि नहीं की गई है कि 11 फरवरी को ही आपका एग्जाम हो जाएगा। जो इंटरनल नोटिस होती हैं वो वायरल हो रही हैं, 11 फरवरी के आसपास एग्जाम कराने की बात कही जा रही है। मतलब अंदरूनी तौर पर अगर आप बात करें तो तैयारियां चल रही हैं कि 11 फरवरी को एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाए। लेकिन आपको पता है कि बोर्ड की परीक्षा भी आने वाली है, इसके बाद आपके इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो ऐसे में जिसके ज़्यादा चांस हैं शायद में, लेकिन मैं श्योर नहीं कह सकता हूं कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन हो भी सकती है। लेकिन अभी तक जब तक क्या कहते हैं ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक आपको ये डेट मान करके ही तैयारी करनी चाहिए। तो यही दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी यूपी पुलिस को लेकर के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जहां पर इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।